नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने बनाई है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इन सभी को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में भी सुपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग डेली मॉक टेस्ट के रूप में इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार ये सुपर टेट में पूछा जा चुका है, तो दोबारा से भी आने की संभावना रहेगी। जो भी आपके सिलेबस में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था। तो आपको बताना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो वो डेट याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट होती है, क्योंकि डेट से संबंधित प्रश्न सुपर टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? किसके अनुसार बोला गया है? B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन में से एकदम सटीक आंसर हमें सेलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम को सुगम या सरलीकृत करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो आप बताएंगे B.O. स्मिथ के अनुसार। ठीक है, शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित, तो सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो अधिगम को सुगम और या सरलीकृत करने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना और अधिगम को आसान बनाना। ठीक है, सबसे सटीक आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, शिक्षण के त्रिध्रुवीय मॉडल में कौन से 3 घटक शामिल हैं? त्रिध्रुवीय इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, तो याद रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्रिध्रुवीय की बात करेगा। त्रिध्रुवीय मॉडल में कौन से 3 घटक शामिल है? तो 3 घटक हैं, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये मुख्य 3 घटक हैं। कौन कौन? तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आदर्श कक्षा में शिक्षण का माहौल कैसा होना चाहिए? तो आपको बताना है एक आदर्श कक्षा में शिक्षण का माहौल कैसा होना चाहिए। तो 5 का यहाँ पे हमें राइट आंसर सेलेक्ट करना है। इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन हैं? तो मुख्य प्रस्तावक कौन है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, शिक्षण का बोध स्तर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? कौन सा? बोध स्तर। ठीक है, तो बोध स्तर बताना है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉरिसन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाता है। देखिए, 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंतन या विमर्श करना। विमर्श स्तर जो होता है, ठीक है, चिंतन या विमर्श स्तर,
ये सबसे उच्च स्तर माना गया। किसका? शिक्षण का सबसे उच्च स्तर, तो चिंतन या विमर्श स्तर। अगला प्रश्न पूछेंगे, चिंतन स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा हंट। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हंट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, शिक्षण कौशल का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है? तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण कौशल का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है। तो 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 11, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? तो हमें यहाँ पर बताना है समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। ठीक है, मूल दर्शन बताना है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित स्कूल में शिक्षित करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ठीक है, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर अपना हम सेलेक्ट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, हो जाएगा बच्चों की व्यक्तिगत देखिए भिन्नताओं को पहचानना और उनके अनुसार शिक्षण योजना बनाना। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी आएंगे। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। देखिए प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धि एवं दिव्यांग बालक भी आते हैं, सृजनात्मक बालक भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14, वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण और समान अवसर प्रदान करने वाला व्यवहार रखना। ठीक है, सबसे सटीक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? प्रश्न संख्या 15। ठीक है, देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ जब बात आती है प्रतिभाशाली बालकों की तो उनका आईक्यू लेवल जो होता है 140 या उससे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा 140 के ऊपर वाला ही ऑप्शन टिक करना है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर पठन संबंधी विकार या कठिनाई को क्या कहा जाता है? अब ऐसे रोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे, दोबारा से भी पूछे जा सकते हैं, पढ़ने से लिखने से। ठीक है, अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो पठन संबंधी, पठन यानी पढ़ने से, पठन संबंधी विकार या कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? तो आप इसमें से बता सकते हैं। तो 16 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17, यदि एक बच्चा गणितीय गणनाओं को करने में असमर्थता महसूस करता है तो वह ग्रसित है। किससे ग्रसित है ये बताना है, यानी किस रोग से, किस डिसऑर्डर से। अब गणितीय गणनाओं से बात करी है यानी गणित से संबंधित है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को इम्पोर्टेंट हैं और ये सबको ध्यान भी रखना है। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है,
इसे याद रखिएगा, ये डिसऑर्डर जो है गणितीय घटनाओं से संबंधित दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। लेखन संबंधी अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है? लेखन संबंधी यानी लिखने से संबंधित है, राइटिंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो 18 का यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए गति कौशल के समन्वय में कठिनाई होना क्या कहलाता है? किसके? गति कौशल के समन्वय में कठिनाई होना क्या कहलाएगा? प्रश्न संख्या 19 का अगर हम यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए गति कौशल से यहाँ पर, तो गति कौशल से संबंधित तो डिस्प्रैक्सिया दिया गया है। ठीक है, तो डिस्प्रैक्सिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। देखिए ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ये आपके में सिलेबस में शामिल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसे भी पूर्ण रूप के रूप में याद रखना है। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो 20 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास यानी डेवलपमेंट, तो विकास और वृद्धि ये दो टॉपिक है आपके, तो ठीक है, उसमें से विकास से पूछा गया है, तो इसकी परिभाषा ही हो सकता है पूछी गई हो। तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे। अब यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखेंगे 21 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, तो ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? विकास। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? अब इसका विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है उसके अंतर्गत किसकी बात की गई है? ऑप्शन ए यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। पहला ऑप्शन दिया रखा है, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऐसा प्रश्न अभी यूपी टेट में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इन चार ऑप्शन में से अगर हम 22 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो इसे कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। तो शीर्षगामी यानी सिफाइलोकॉर्डियल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो सिफाइलोकॉर्डियल देखेंगे प्रिंसिपल, तो यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। समीप दूर, देखिए दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे आगे बढ़ता है? दूसरा एक विकास का ही दिया गया है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो इसको भी पूछा जा सकता है, अब तो सिर से पैर की तरफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर दूसरा वाला जैसे ये दिया गया है दूराभिमुख, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 का यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र से परिधि या बाहर की ओर। ठीक है, शरीर के मध्य, केंद्र यानी कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है, तो शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ढूंढना है इसी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं? तो आपको यहाँ बताना है, जीन पियाजे के अनुसार बताना है बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 24 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रश्न संख्या 25। तो 25 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर अपना सेलेक्ट करें
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर है? ठीक है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना। अब ये CCE इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में दिया गया। साथ ही याद रखिएगा इसके अंतर्गत बच्चों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो आपको बताना है, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो 27 में से करेक्ट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब 27 में से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। किसके दौरान? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 28 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चित अवधि या सत्र के अंत में छात्र के कुल अधिगम स्तर का पता लगाना और ग्रेड देना। पहले ग्रेड सिस्टम भी चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से योगात्मक उनका मूल्यांकन किया जाता है। कैसे? निश्चित अवधि है कि निश्चित सत्र 1 साल के 6 महीने पर, 1 साल के लास्ट में पेपर होते हैं ऐसे। निश्चित अवधि या सत्र के अंत में छात्र के कुल अधिगम स्तर का पता लगाना और ग्रेड देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है और आएगा भी। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा कैसा तैयार किया गया है, वो नया जो ढांचा है वो बताना है। तो 29 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर अपना सेलेक्ट करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 + 3 3 4, इसे याद रखिएगा, ये एक नया ढांचा है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक नया ढांचा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। शिक्षण की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में बोला गया है? शिक्षण की प्रकृति के संबंध में, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सा हो सकता है इसमें। ठीक है, तो 30 में से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, कैसे? शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी मॉडल एक बनाया गया था ना, क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, जिसमें छात्र है, शिक्षक है और उसका पाठ्यक्रम दिया था। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी यह भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।